हेलो एंड व्हाट्सएप गाइस, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी विद निक। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, हम पढ़ रहे थे क्लास 12th हिस्ट्री की बुक का 5th चैप्टर, जिसका नाम है यात्रियों के नजरिए। दोस्तों, इस चैप्टर का पार्ट 1 मैं आपके लिए इससे पहले लेकर आ गया था, जिसमें हमने बेसिकली अल बिरूनी और किताब उल हिंद के बारे में जाना था। आज दोस्तों इसका पार्ट 2 मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और इस पार्ट 2 में दोस्तों हम इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को आपने स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक का जरूर देखना है, ताकि आप अच्छे तरीके से टॉपिक समझ सकें। और इसके अलावा दोस्तों, अगर अच्छी लगे तो आपको वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो दोस्तों, बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला टॉपिक है इब्न बतूता। पिछली वाली वीडियो में दोस्तों हमने जाना था अल बिरूनी के बारे में, इस बार हम जानेंगे इब्न बतूता के बारे में। दोस्तों, इब्न बतूता जो है, इनका जन्म हुआ था 1304 में। दोस्तों, ये दक्षिण अफ्रीका के मोरक्को नामक क्षेत्र के तंजियर में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। यानी कि ये उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका के निवासी थे और तंजियर नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। इसके अलावा दोस्तों बात की जाए तो इब्न बतूता दोस्तों, इनका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जो कि बहुत ज्यादा शिक्षित था। यानी कि उस टाइम में मतलब उनके उस प्राचीन समाज में जो उच्च शिक्षित परिवार होते थे, उनमें से एक इब्न बतूता का परिवार भी था। ठीक है। तो शिक्षित परिवार में होने के कारण दोस्तों, बचपन में ही इब्न बतूता ने शिक्षा जल्दी ग्रहण कर ली। शास्त्रीय और साहित्यिक ज्ञान की प्राप्ति इन्हें बहुत जल्दी आ गई। इन्हें इनने शास्त्रों का और साहित्य का बहुत अच्छे तरीके से जानकारी जो है बचपन में ही जुटा ली। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, अगर इब्न बतूता की बात की जाए तो ये एक हठीला यात्री कहा जाता है इन्हें। हठीला यात्री कहने का मतलब ये है दोस्तों, हठीले का अर्थ होता है दोस्तों हठ वाला, जिद वाला। यानी कि ये इब्न बतूता को इतिहासकारों ने ऐसा यात्री माना था जो कि मतलब अगर एक चीज ठान ले तो उसे करके रहता है। अगर इब्न बतूता कभी सोचते कि मैंने अगर इस देश में जाना है, तो वो वहां जाके रहते। हठीले थे पूरे, मतलब हठीले का अर्थ होता है दोस्तों हठीला यात्री, यानी कि जो हट में रहता है, जिद में रहता है। अगर वो एक चीज ठान ले तो उसको पूरे करने की कोशिश करते रहता है। तो इसलिए दोस्तों इन्हें हठीला यात्री नाम दिया गया इतिहासकारों द्वारा। और इब्न बतूता जो है दोस्तों 1336 में भारत पहुंचा। और दोस्तों 1336 में तो भारत पहुंचा, लेकिन 1332 से इसने यात्रा शुरू कर दी थी दोस्तों। पैदल यात्रा किया करता था ये, और इतनी इसने बहुत इसकी मतलब बचपन से ही इब्न बतूता की ऐसी रुचि थी। बचपन से ही मतलब अलग अलग देशों में जाना जानना और उनके बारे में जानना, बचपन से ही ये इब्न बतूता की प्रमुख रुचि थी। इसलिए ये भारत भी आए। अगर बात की जाए दोस्तों, भारत पहुंचने के बाद जब इब्न बतूता दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक से मिले। ठीक है। जब मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि जो उस टाइम पे मतलब तुगलक सल्तनत हुआ करती थी भारत में इब्न बतूता के टाइम पे, तो उस टाइम पे जब वो भारत पहुंचे तो वो दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक से मिलने गए इब्न बतूता। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जब इब्न बतूता और मोहम्मद बिन तुगलक की मुलाकात हुई, तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है इब्न बतूता के ज्ञान से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। और ज्ञान से प्रभावित होने के कारण उन्होंने क्या करा, मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को राज्य में काजी के पद पर नियुक्त किया। काजी का मतलब है दोस्तों न्यायाधीश। ठीक है। तो उसके पद पर उसे नियुक्त किया इब्न बतूता को। बाद में क्या हुआ दोस्तों, इब्न बतूता और सुल्तान के बीच बीच में गलतफहमी होने की वजह से सुल्तान ने उसे बंदी बना दिया। पता नहीं मतलब बीच में इनके संबंधों में क्या हुआ। वैसे इब्न बतूता और मोहम्मद बिन तुगलक के जो संबंध थे, उनके बारे में कहा जाता है कि अच्छे संबंध हुआ करते थे। लेकिन बीच में कुछ गलतफहमी की वजह से दोनों के बीच में दरार पैदा हो गई, जिसकी वजह से कुछ टाइम के लिए इब्न बतूता को सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने बंदी भी बना दिया था। ठीक है। लेकिन बाद में सारी चीजें सॉल्व हो गई और उन्हें रिहा कर दिया गया। इसके बाद दोस्तों, घूमने में रुचि होने के कारण दिल्ली के सुल्तान यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को मंगोल के शासकों के पास राजदूत के रूप में भेज दिया। ठीक है। क्योंकि दोस्तों बचपन से ही जो है इब्न बतूता के अंदर रुचि थी, उन्हें इंटरेस्ट था अलग अलग नई नई जगह जाना, विदेशों में घूमना, वहां के बारे में जानना, उनकी एक रुचि थी। इसलिए क्या करा, दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना राजदूत बनाकर उन्हें चीन भेज दिया। ठीक है। वहां जाकर दोस्तों इन्होंने क्या करा, इब्न बतूता ने रिहला नामक एक पुस्तक की रचना की। जैसे कि दोस्तों हमने जाना था पिछली वीडियो में कि अल बिरूनी ने तहकीक हिंद या फिर किताब उल हिंद की रचना की थी। वैसे ही दोस्तों जो
इब्न बतूता की कृति है प्रमुख, जिसकी रचना इन्होंने जिस पुस्तक की इन्होंने रचना की थी, उस पुस्तक का नाम दोस्तों रिहला है। इसे याद रख लीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में दोस्तों इसके बारे में पूछा जाता है। ठीक है? और इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, 1347 में इब्न बतूता ने घर जाने का फैसला लिया। यानी कि 1333 में वो भारत आया था, 13 या 14 साल वो भारत रुका और उसके बाद उसने फैसला लिया कि 1347 में कि उसे अब घर लौट जाना चाहिए। ठीक है? अब जानते हैं दोस्तों उसकी पुस्तक रिहला के बारे में, जिसके बारे में एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो दोस्तों इस पुस्तक का रिहला पुस्तक जो है इसका निर्माण इब्न बतूता ने ही किया था और ये पुस्तक जो है दोस्तों आपकी रिहला ये अरबी भाषा में लिखी गई थी। और इस पुस्तक में वर्णित मुख्य बातें जो इब्न बतूता ने जो वर्णन किया था कुछ प्रमुख बातों का, वो नीचे हैं। आइए पढ़ते हैं। ठीक है? सबसे पहले दोस्तों इब्न बतूता ने इसमें अभी चर्चा की थी भारतीय शहरों के बारे में। भारतीय शहरों का वर्णन दिया था इब्न बतूता ने रिहिला नामक पुस्तक से। उसने दिल्ली और दौलताबाद 2 बाज़ारों के बारे में, 2 बड़े शहरों के बारे में बताया था। ठीक है? इसके अलावा दोस्तों कृषि का वर्णन किया था, नारियल का वर्णन किया था और पान के बारे में जानकारी दी थी। इसके अलावा दोस्तों दास प्रथा और डाक व्यवस्था के बारे में भी हमें इब्न बतूता की रिहिला नामक पुस्तक से इतनी जानकारी मिलती है। यानी कि इतनी सारी चीज़ों का वर्णन इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रिहिला में किया था। तो दोस्तों इन पॉइंट को आप नोट कर लीजिए क्योंकि एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन हमेशा बनता है। ठीक है? अब आते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट टॉपिक में। दोस्तों अब वही है भारतीय शहरों के बारे में जो है इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रिहिला में उसका वर्णन किया है। तो भारतीय शहरों के बारे में आखिर इब्न बतूता क्या कहते हैं, जानते हैं। ठीक है? इब्न बतूता के अनुसार दोस्तों भारतीय शहर घनी आबादी वाले थे। यानी कि बहुत ज़्यादा घनी आबादी थी शहरों में। इसके अलावा दोस्तों अधिकांश शहर जो है दोस्तों अवसरों से भरे थे। शहरों में रहने वाले लोग अधिकांश लोग समृद्ध होते थे क्योंकि दोस्तों उस टाइम पे जो बड़े शहर होते थे, वहाँ अमीरी लोग निवास करते थे क्योंकि वहाँ की जो वस्तुएँ होती थी काफ़ी ज़्यादा महँगी होती थी और गरीब लोग जो है दोस्तों उस बाज़ार में आ जा भी नहीं सकते थे। उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता था वहाँ आना-जाना। तो इसलिए दोस्तों अधिकांश समृद्ध लोग ही इन बड़े शहरों में रहते थे। इसके अलावा दोस्तों अवसर भी वहाँ बहुत मिलते थे यानी कि व्यवसाय के अवसर यानी कि नौकरी के अवसर बहुत ज़्यादा मिलते थे वहाँ। इसके अलावा दोस्तों इन शहरों में बड़े-बड़े भीड़-भाड़ वाले शहर मौजूद थे। यह बाज़ार चमक-धमक व वस्तुओं से भरे हुए थे। तो मतलब इब्न बतूता बताते हैं कि भीड़-भाड़ वाले शहर होने हो थे और चमक-धमक की भी काफ़ी ज़्यादा वस्तुएँ मतलब इन शहरों में भारतीय शहरों में उस टाइम पे मौजूद थी। इसके अलावा दोस्तों इन सभी बाज़ारों में मंदिर, मस्जिद जैसे धार्मिक स्थान भी हुआ करते थे। इनका भी वर्णन किया है इब्न बतूता ने। इब्न बतूता ने भारतीय कृषि के बारे में लिखा कि भारत में उपजाऊ मिट्टी होने के कारण वर्ष में 2 बार कृषि की जा सकती थी। यानी कि दोस्तों भारतीय कृषि जो है उस टाइम पे प्राचीन समय पे काफ़ी ज़्यादा हमारी जो ज़मीन थी वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी थी उसकी। अब तो बहुत ज़्यादा कंडीशन उसकी खराब हो चुकी है। लेकिन पहले के टाइम पे प्राचीन समय पे भारत की जो मिट्टी थी, मृदा थी, वो उत्पादन के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रमुख थी। तो इब्न बतूता ने उसी के बारे में कहा कि भारत में वर्ष में कम से कम 2 बार कृषि की जा सकती है। यहाँ की जो मिट्टी है वो उपजाऊ है। ठीक है? इसके अलावा दोस्तों पश्चिमी क्षेत्रों के मुकाबले भारत में कृषि की उपज ज़्यादा थी, ऐसा भी इब्न बतूता ने बताया। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें दोस्तों भारतीय शहर के बारे में इब्न बतूता वर्णन करते हैं अपनी पुस्तक रिहिला में। इन सारे पॉइंट को नोट कर लीजिए दोस्तों क्योंकि एग्ज़ाम में इससे भी क्वेश्चन ज़रूर बनता है। इसके अलावा दोस्तों अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। तो यहाँ पर को दोस्तों इब्न बतूता वर्णन करते हैं कपड़े का, यानी कि भारतीय समाज में कपड़ों का क्या महत्व था उस टाइम पे और किस तरीके से वो कपड़े आदि पहने जाते थे उनके बारे में। ठीक है? दोस्तों उस टाइम पे क्या होता था कि भारत में रेशम, जरी आदि कपड़ों की अत्यधिक माँग हुआ करती थी। यानी कि दोस्तों जो ये रेशम से बने कपड़े होते थे, उन वस्त्रों की बहुत ज़्यादा माँग होती थी प्राचीन टाइम में भारत में। इसके अलावा दोस्तों मलमल के कपड़े महँगे होते थे, लेकिन सामान्य लोग सस्ते रेशे वाले कपड़े ही पहनते थे। क्योंकि दोस्तों क्या होता था कि मलमल के जो कपड़े होते थे, वो बहुत ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी के होते थे और इसलिए दोस्तों ज़्यादा महँगे होते थे। इसलिए ये जो मलमल के कपड़े होते थे, ये उच्च वर्ग के लोग, अमीर लोग ही इन्हें पहना करते थे। लेकिन जो सामान्य लोग थे, वो सस्ते रेशे वाले ही कपड़े पहनते थे क्योंकि दोस्तों सामान्य लोगों के पास उतना धन नहीं होता था कि वो इतने बहुमूल्य कपड़े पहन सकें। ठीक है दोस्तों? अब है टॉपिक दोस्तों हमारा भारत की डाक प्रणाली जो कि बहुत ज़्यादा प्रमुख है। दोस्तों एग्ज़ाम में इससे भी क्वेश्चन आता है लगभग 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है इससे भी।
भारत की डाक प्रणाली से। ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, वह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे नोट कर लीजिएगा। तो भारत की डाक प्रणाली के बारे में इब्न बतूता ने क्या बताया था, चलिए जानते हैं। दोस्तों इब्न बतूता जो है, उनके अनुसार भारत की डाक प्रणाली बहुत ज़्यादा, उन्होंने क्या कहा कि भारत की डाक प्रणाली बहुत ज़्यादा अनूठी थी। उस टाइम पे दोस्तों बेसिकली इब्न बतूता ने हमें बताया कि 2 प्रकार की डाक प्रणाली प्राचीन टाइम पे, उस टाइम पे भारत में मौजूद थी। एक नंबर 1 अश्व डाक व्यवस्था और दूसरी थी आपकी पैदल डाक व्यवस्था, ठीक है? तो ये 2 डाक व्यवस्थाओं का वर्णन जो है दोस्तों, इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रिहला में कर रखा है भारत की डाक प्रणाली में। अब इब्न बतूता क्या बताते हैं दोस्तों, अश्व डाक व्यवस्था के बारे में ये बताते हैं कि अश्व डाक व्यवस्था को उलूक कहा जाता था, यानी कि उसका नाम होगा कुछ सीक्रेट ऐसा। तो अश्व डाक व्यवस्था को दोस्तों उलूक कहा जाता था। इसके अलावा दोस्तों पैदल डाक व्यवस्था को दावा, ठीक है? तो इनके अलग-अलग नाम थे कोड के टाइप के, तो कोडिंग टाइप में। तो इस तरीके से अश्व डाक व्यवस्था को तो उलूक कहा जाता था और पैदल डाक व्यवस्था को दावा, ठीक है दोस्तों? इसके अलावा दोस्तों बात करें अश्व डाक व्यवस्था में हर 4 मील पर घोड़े होते थे। यानी कि दोस्तों जो अश्व डाक व्यवस्था थी, इसमें क्या होता था बेसिकली, हर 4 मील पर, 4 मील की दूराई पर घोड़े के पॉइंट होते थे। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पर है, तो यहाँ पर से कोई अगर पत्र पहुँचाना है तो एक अश्वारोही जाएगा इस पत्र को लेके घोड़ों द्वारा, और फिर 4 मील की दूराई पे दूसरा घोड़ा वहाँ मौजूद होगा इस पॉइंट पे। फिर यहाँ से 4 मील की दूरी पर फिर एक पॉइंट होगा, फिर वहाँ एक घोड़ा मौजूद होगा। तो इस तरीके से दोस्तों 4 मील के अंतराल में अलग-अलग व्यवस्था बनाकर दोस्तों, ये डाक प्रणाली उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कुशल हुआ करती थी। नॉर्मल दोस्तों किसी भी पत्र को पहुँचने में लगभग 50 दिन लगते थे उस टाइम पे, और लेकिन ये जो है दोस्तों इस अश्व डाक व्यवस्था से ये काम 50 दिन जिसमें लगते थे नॉर्मल, वो 5 दिन में हो जाता था मात्र। तो दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ प्रणाली थी प्राचीन टाइम पे। इसके अलावा दोस्तों दूसरी प्रणाली थी हमारी पैदल डाक व्यवस्था, जिसमें संदेशवाहक के एक हाथ में पत्र व दूसरे में घंटी लगी हुई लेकर उसे छड़ी लेकर भाग भागना पड़ता था। दोस्तों दूसरी टाइप की जो व्यवस्था थी हमारी पैदल डाक व्यवस्था, उसमें क्या होता था, उसमें जो है प्राचीन समाज के जो लोग होते थे, उनमें से हट्टे-कट्टे लोगों को सिलेक्ट किया जाता था, फुर्तीले लोगों को सिलेक्ट किया जाता था जो कि तेज़ी से भाग सकें, और उन लोगों का दोस्तों चुनाव करके क्या किया जाता था, इनका अलग-अलग टाइम, इनको अलग-अलग पॉइंट पे खड़ा कर दिया जाता था। और संदेशवाहक के पास क्या होता था, संदेशवाहक को एक हाथ में पत्र लेकर और दूसरे हाथ में उसकी एक छड़ी होती थी, और उस छड़ी में दोस्तों घंटी बजे रहती थी, ठीक है? तो उसने क्या करना होता था, उस संदेशवाहक ने, जब भी वो पत्र लेकर आ रहा होता था, तो उसने दौड़ कर आना होता था और एक हाथ से जो उसकी छड़ी है उसको हिलाना पड़ता था, ताकि उससे घंटी बजने की वजह से लोगों को पता चले कि किसी का पत्र आया है। ठीक है? तो इस टाइप की व्यवस्था थी दोस्तों ये पैदल डाक व्यवस्था। तो इन 2 प्रकार की डाक व्यवस्था का वर्णन इब्न बतूता करते हैं अपनी पुस्तक रिहला में। एक थी आपकी दोस्तों अश्व डाक व्यवस्था और दूसरी थी आपकी पैदल डाक व्यवस्था। ठीक है दोस्तों? इसके अलावा दोस्तों अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक में दोस्तों ये नारियल के बारे में इब्न बतूता क्या कहते हैं, उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों इब्न बतूता ने नारियल को दोस्तों खजूर के वृक्ष के समतुल्य बताया। यानी कि इनका मानना था कि जो खजूर का वृक्ष होता है और नारियल का वृक्ष होता है, ये एक-दूसरे के समतुल्य होते हैं, एक-दूसरे के समान टाइप के। इसके अलावा दोस्तों इब्न बतूता ने जो है नारियल की तुलना मानव के सर से की, ठीक है? उसने कहा कि जो नारियल है ये मानव के सिर का टाइप का लगता है, सिर जैसा होता है मानव का, उसका उस टाइप का लगता है। इसके अलावा दोस्तों इब्न बतूता ने नारियल के कुछ उपयोग बताए जो कि इस प्रकार हैं, ठीक है? पहला उपयोग उसने ये बताया कि नारियल के रेशों से रस्सी बनाई बनाई जाती थी। इसके अलावा दोस्तों इब्न बतूता कहते हैं कि अंदर स्थित पानी जो है नारियल पानी को पिया जाता था। इसके अलावा दोस्तों उसके अंदर वाले जो नर्म भाग होता है नारियल के, उसको फल की तरह खाया भी जाता था। ठीक है? तो इस टाइप की कार्य बताते हैं इब्न बतूता नारियल के बारे में, और ये था दोस्तों नारियल का वर्णन इब्न बतूता द्वारा किया गया है, जो कि इनकी पुस्तक रिहला में इन्होंने किया था नारियल के बारे में वर्णन। तो दोस्तों इस पॉइंट को आप इन पॉइंट को नोट कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों पान के बारे में, यानी कि इब्न बतूता ने पान के बारे में क्या वर्णन किया, ठीक है? अगर बात की जाए दोस्तों पान की,
तो दोस्तों पान के बारे में इब्न बतूता कहते हैं कि पान जो है दोस्तों एक बेल पर कोई फल नहीं होता, मतलब पान की बेल पर इसको मतलब पत्तियों के लिए उगाया जाता है। जैसे कि हम सब लोग दोस्तों जानते हैं कि पान का काम क्या होता है, उसमें पत्तियाँ होती हैं, कोई फल-हल नहीं लगते, वो बेल में सारी पत्तियाँ फैलती हैं, तो वही इब्न बतूता भी हमें बताते हैं। इसके अलावा वो कहते हैं कि भारतीय लोग इस पान के पत्ते के छोटे-छोटे टुकड़े कर उसके अंदर सुपारी भर उसे खाते थे। और इसके अलावा दोस्तों इब्न बतूता ने बताया है कि भारतीय लोग क्या करते थे, इन पान के पत्तों को तोड़कर उसके छोटे-छोटे टुकड़े कर के उसके अंदर सुपारी भर के इसे खाया करते थे। ठीक है? तो एक पान जो आजकल जिस तरीके से बिकते हैं, उसी टाइप की प्रक्रिया पूरी जो है दोस्तों इब्न बतूता ने प्राचीन टाइम में बताई है अपनी पुस्तक रिहला में। ठीक है दोस्तों? तो ये था दोस्तों पान का वर्णन। अब आते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों दास प्रथा, जो जिसका वर्णन किस प्रकार से आखिर इब्न बतूता ने किया है, इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है दोस्तों? अगर बात की जाए दोस्तों दास प्रथा की, तो इब्न बतूता के अनुसार उस दौर में दास सामान्यतः वस्तुओं की तरह बिका करते थे। यानी कि वस्तुओं से कंपैरिज़न कर रखा है पहले तो सीधे दोस्तों वस्तुओं से तुलना की है दासों की, यहाँ सीधे इब्न बतूता ने। और वो बताते हैं कि समाज में स्थित सभी वर्गों के लोग दास रखते थे, यानी कि अमीर, गरीब लोग जो है दोस्तों दास रखा करते थे, सभी वर्ग के लोग यानी कि। इन दासों का उपयोग घरेलू कामकाज के लिए किया जाता था। इसके अलावा दोस्तों दासों के कार्य भी अलग-अलग थे, जैसे कि पुरुष दास का कार्य क्या होता था? पुरुष दास का कार्य होता था दोस्तों भारी काम करना, जैसे कि पालकी उठाना, ठीक है? और महिला दास का काम होता था दोस्तों घरेलू कामकाज करना। इसके अलावा क्या होता था दोस्तों उस टाइम पे, पुरुष दासों की जो कीमत होती थी, वो महिला दासियों से कम होती थी। यानी कि महिला दासियों को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता था। वो जो है घर के काम किया करते थे और भी नृत्य वगैरह करते थे, इसलिए इनकी कीमत पुरुष दासों से ज़्यादा होती थी। ठीक है? इसके अलावा दोस्तों महिला दासियाँ संगीत कला में निपुण हुआ करती थी। कभी-कभी राजा इन दासों को गुप्तचरों के रूप में भी इस्तेमाल कर लिया करते थे। और इसके अलावा दोस्तों दासों के संबंध में इब्न बतूता ने अपने 3 अनुभव बताए, यानी कि खुद के अनुभव जो हैं दासों के प्रति इब्न बतूता के क्या रहे, उन्होंने 3 अनुभव बताए हैं। सबसे पहले दोस्तों उन्होंने एग्ज़ाम्पल दिया है एक दास का जिसका नाम है नसीरुद्दीन, ठीक है? एक बार क्या हुआ उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल दिया है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे उपहार दिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या करा नसीरुद्दीन नामक जो दास था, उसे घोड़े और असरफियाँ और सोने के सिक्के ये जो है दोस्तों भेंट किए उसके सामने इब्न बतूता के सामने। तो ये दृश्य इब्न बतूता को थोड़ा-सा अलग टाइप का लगा क्योंकि दोस्तों दासों की जो स्थिति थी प्राचीन समय में वो नौकर से भी नीचे थी, गुलाम थे वो। तो उनको इतना ज़्यादा उपहार देना दोस्तों ये अनुभव दोस्तों बिल्कुल ही अलग रहा इब्न बतूता का। इसके अलावा दोस्तों इब्न बतूता ने भी कई बार जो है दोस्तों घोड़े व दास व मुद्राएँ दी थी। जब ये इब्न बतूता भी सिंध आया था भारत पहुँचा तो उसने भी घोड़े, दास व मुद्राएँ राजाओं को दी थी। ठीक है? इसके अलावा दोस्तों इब्न बतूता ने मुल्तान के गवर्नर को भी भेंट दी थी। तो इस तरीके से कुछ अनुभव बताए इब्न बतूता ने अपनी दास प्रथा के बारे में। तो यही है दोस्तों मेन टॉपिक इसे नोट कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन इसमें से भी आता है दोस्तों ज़रूर दास प्रथा के बारे में क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको भी समझ लीजिए और नोट भी कर लीजिए। ठीक है दोस्तों? अब आते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा फ्रांसुआ बर्नियर। तो हमने दोस्तों अभी तक का हम जान रहे थे इब्न बतूता के बारे में, जिनके बारे में हमने जाना उनकी कृति में रिहला के बारे में जिसके अंदर उन्होंने सारी चीज़ों का भारतीय समाज, अर्थव्यवस्था, नारियल, पान वगैरह दास प्रथा, डाक व्यवस्था इन सब चीज़ों का वर्णन किया है। अब दोस्तों हम जानने वाले हैं फ्रांसुआ बर्नियर के बारे में। ठीक है दोस्तों? जो दोस्तों बर्नियर थे, बर्नियर का जन्म हुआ था आपका सन 1620 में फ्रांस में। ठीक है दोस्तों 1620 में इनका जन्म हुआ था फ्रांस में और बर्नियर जो है दोस्तों यानी कि फ्रांस के निवासी थे और एक दार्शनिक थे, इतिहासकार थे, राजनीतिज्ञ थे और चिकित्सक थे। यानी कि दोस्तों टोटली मल्टी टैलेंटेड थे। अलग-अलग हुनर उनके पास मौजूद थे बर्नियर के पास क्योंकि दोस्तों वो दार्शनिक भी थे, इतिहासकार भी थे, राजनीतिज्ञ भी थे और एक चिकित्सक भी थे। यानी कि अलग-अलग प्रकार के हुनर हुनर उनके पास मौजूद थे। इसके अलावा दोस्तों अवसरों की तलाश में ये भी भारत आए थे उस टाइम पे प्राचीन समय में और शाहजहां ने क्या करा शाहजहां ने अपने बड़े बेटे सिकोह के चिकित्सक के रूप में इन्हें कई साल तक का भारत में
नियुक्ति किया रहा। इस वजह से दोस्तों ये कई साल तक का भारत में रहे। ठीक है। भारत में दोस्तों बर्नियर जो है ये 1656 से लेके 1668 तक का रहे, यानी कि टोटल 12 वर्षों तक दोस्तों बर्नियर भारत में ही रहे। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इस दौर में इन्होंने अपनी एक पुस्तक भी प्रकाशित की बर्नियर ने, जिसका नाम है जिसका नाम था ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। ठीक है। दोस्तों एग्जाम में इसमें क्वेश्चन बनता है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर पुस्तक के रचयिता, तो उनका नाम है दोस्तों फ्रांसवा बर्नियर, नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों। और ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर में दोस्तों पूरी डिटेल लिखी इन्होंने भारत के बारे में, जो भी इनके 12 साल के एक्सपीरियंस, जो भी 12 साल में इनने 1656 से लेके 1668 तक का जो भी जाना भारत के बारे में, उसके बारे में इन्होंने अपनी इस पुस्तक ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर में लिखा। ठीक है। तो इसमें ये हमें बताते हैं दोस्तों इस पुस्तक में, इसकी रचना तो बर्नियर ने की थी और इसमें वो भारतीय व्यवस्था की पूरी तुलना पश्चिमी देशों से करते हैं। यानी कि दोस्तों इनकी जो पुस्तक थी ये ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर बर्नियर की, तो बर्नियर ने इसमें पूरी जो है बार-बार तुलनाएँ कर रखी है अपनी पूरी पुस्तक में भारतीय व्यवस्था की और यूरोपीय व्यवस्था की, पश्चिमी व्यवस्था की। और बार-बार दोस्तों तुलना में इन्होंने क्या कर रहा था कि तुलना में ये बार-बार भारतीय व्यवस्था को जो है पश्चिमी देशों की व्यवस्था से निम्न स्तर का दर्शाते थे। ठीक है। तो पढ़ते हैं पुस्तक को। इस पुस्तक में दोस्तों उन्होंने भारतीय व्यवस्था की आलोचना की बहुत ज़्यादा, और कंपैरिज़न करने के बाद इन्होंने यही निष्कर्ष बताया है हर जगह कि जो पश्चिमी व्यवस्था थी, पश्चिमी देशों की व्यवस्था थी, वो भारतीय व्यवस्थाओं से अच्छी थी। ठीक है? अब आते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट टॉपिक में। तो यही है दोस्तों कुछ, अब जानते हैं ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर में वर्णित कुछ मुख्य बातें। सबसे पहले दोस्तों बर्नियर ने वर्णन कर रखा है भूमि स्वामित्व का। भूमि स्वामित्व की बात की जाए तो दोस्तों बर्नियर ने भारतीय समाज के बारे में कहा कि भारतीय समाज में निजी भू स्वामित्व का अभाव था। यानी कि निजी भूमि बहुत कम थी लोगों के पास। सारी भूमि पर दोस्तों राजा को ही का ही नियंत्रण होता था। इसलिए जो है कृषक जो है दोस्तों भूमि पर खेती करते थे, लेकिन राजा को वो टैक्स दिया करते थे। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों किसान उस भूमि पर भी कार्य कर सकते थे, परंतु उसे अपनी आने वाली पीढ़ी के नाम पर नहीं कर सकते थे। यानी कि दोस्तों किसान खाली बस खेतों में काम किया करते थे राजाओं के, उनके पास खुद की अपनी निजी भूमि नहीं थी, वो खाली कार्य किया करते थे, इसलिए आने वाली पीढ़ी के लिए वो उनके नाम पर भूमि नहीं कर सकते थे। ठीक है? इसी वजह से क्या होता था दोस्तों, किसान भूमि की देखभाल बड़ी ही ध्यान से नहीं किया करते थे। क्योंकि दोस्तों ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, अगर किसी खेत में दोस्तों आप काम कर रहे हैं और वो ज़मीन आपकी है ही नहीं, वो आपको मिलने वाली है ही नहीं, तो दोस्तों आप जो है उसमें ज़्यादा मेहनत करेंगे भी नहीं। तो उसी टाइम प्राचीन समय में भी किसान ऐसा ही किया करते थे। ठीक है दोस्तों? इसके अलावा दोस्तों इस व्यवस्था से किसानों का शोषण हुआ। ये वाली जो व्यवस्था है इसमें बर्नियर कहते हैं कि निजी भू स्वामित्व के अभाव से किसानों का बहुत ज़्यादा शोषण हुआ करता था भारत में, क्योंकि सारा जो संपत्ति थी खेती की, वो सारी टैक्स के रूप में राजा को ही चली जाती थी और किसानों को कोई भी प्रॉफिट नहीं होता था। ठीक है? तो ये कुछ बता रखा है दोस्तों भूमि स्वामित्व के बारे में बर्नियर ने अपनी पुस्तक ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर में। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं आगे चैप्टर में। अब दूसरा जो है दोस्तों वर्णन कर रखा है इन्होंने भारतीय समाज का बर्नियर ने। बर्नियर ने क्या कहा? बर्नियर के अनुसार भारतीय समाज में या तो बहुत अमीर लोग मौजूद थे या फिर बहुत गरीब लोग। बर्नियर का कहना है कि मध्यम वर्ग का अभाव था भारत में। ठीक है? यानी कि भारत में बर्नियर कहते हैं कि मध्यम वर्ग था ही नहीं। या तो यहाँ बहुत ज़्यादा अमीर लोग थे या बहुत ज़्यादा गरीब लोग थे। इसके अलावा दोस्तों राजा व उच्च वर्गों द्वारा निम्न वर्ग का शोषण किया जाता था। ऐसा भी कहते हैं जो कि होता था। और नगरों में सेवाओं का अभाव था एवं शासन व्यवस्था खराब थी। ये 3 चीज़ें बेसिकली, ये 3-4 चीज़ें भारतीय समाज के बारे में बर्नियर बताते हैं अपनी पुस्तक ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर में। ठीक है? इसके अलावा दोस्तों इन्होंने अपनी पुस्तक ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर में एक चीज़ का और वर्णन किया है, जिसका नाम है सती प्रथा। सती प्रथा के बारे में दोस्तों आप जानते होंगे, जो प्राचीन एक पुरातन परंपरा रही है भारतीय समाज में, जिसमें क्या होता था, जब किसी स्त्री का पति मर जाता था, तो उसे भी जो है सती होना पड़ता था, उसके साथ उसे भी जला दिया जाता था। ये वाली प्रथा दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रचलित थी प्राचीन समाज में, और प्राचीन समाज में दोस्तों बाल विवाह हुआ करते थे बेसिकली ज़्यादातर। ठीक है? तो बर्नियर ने क्या कहा है सती प्रथा के बारे में? बर्नियर ने भारत में मौजूद सती प्रथा की बहुत ज़्यादा आलोचना की। ठीक है?
उन्होंने इस व्यवस्था को अमानवीय और अत्याचारपूर्ण बताया। ऐसा दोस्तों बर्नियर इसीलिए कहते हैं सती प्रथा दोस्तों वैसे भी अमानवीय और अत्याचारपूर्ण थी ही, क्योंकि दोस्तों किसी भी अगर किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती है, तो दोस्तों स्त्री को जीने का हक है। लेकिन प्राचीन परंपरा बड़ी खराब थी, जिसमें स्त्री को सती होना पड़ता था। तो इसके बारे में दोस्तों बहुत आलोचना की बर्नियर ने। इसके अलावा दोस्तों ये आलोचना बर्नियर ने तब शुरू की जब उन्होंने एक बार अपने सामने 12 वर्षीय लड़की को जलते हुए देखा, ठीक है? तो इस घटना का वर्णन किया है बर्नियर ने अपनी पुस्तक ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर में। वो बताते हैं कि जब उनके सामने एक 12 वर्षीय एक छोटी-सी बच्ची को, क्योंकि दोस्तों 12 साल की लड़की कितनी बड़ी होगी, छोटी बच्ची समझो। तो एक छोटी-सी लड़की को जब इनके सामने जलाया जा रहा था, क्योंकि उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए दोस्तों उसे सती किया जा रहा था। तो ज़बरदस्ती वो इन्होंने वर्णन किया अपनी पुस्तक में, वो ज़बरदस्ती उसे जला रहे थे लोग और उसका उसे मतलब 2-3 औरतें ज़बरदस्ती पकड़कर चिता में उसे उन्होंने लेटाया और वैसे ही जला दिया जिंदा। तो ये चीज़ें देखकर दोस्तों बर्नियर को बहुत ज़्यादा बुरा लगा और बर्नियर ने बहुत ज़्यादा जो है सती प्रथा की आलोचना की थी भारत में। ठीक है? तो यही था दोस्तों बर्नियर के बारे में कुछ डिटेल्स और यही दोस्तों बर्नियर ने बेसिकली क्या करा अपनी पुस्तक ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर में ज़्यादातर टाइम तो ये कंपैरिज़न ही करते रहे। हमारे भारत देश की तुलना इन्होंने बार-बार पश्चिमी देशों से की। लेकिन कुछ-कुछ चीज़ें दोस्तों इन्होंने सती प्रथा के बारे में और कुछ भारतीय समाज के बारे में कुछ-कुछ चीज़ें सही भी बताई। ठीक है? तो बस इतना ही था दोस्तों टॉपिक में। आई होप दोस्तों आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और चैप्टर भी दोस्तों आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों कोई भी डाउट होता है तो कमेंट कर दीजिएगा। हम मिलेंगे दोस्तों अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों और गुड बाय।